वो लोग अचानक महिला आरक्षण के इतने समर्थक और इतने मतलब शुभचिंतक कैसे निकल गए। अब इस बार का जो संशोधन बिल था वह पूरी तरह साजिश थी। मैं मंत्री था, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत एडवर्टाइज दी, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर था कि जो रेवेन्यू कैडर के लोग हैं उनको ही प्रमोशन के माध्यम से रेवेन्यू के जितने पद हैं रेवेन्यू रिलेटेड उसको भरे जाने चाहिए। मैंने अपने समय में लगभग 101 सीईओ को DCLR पद के लिए प्रमोट किया, तो उसमें DCLR न बनाकर DCLR जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को ला दिया गया और उन लोगों को हटा दिया गया। तो ये उनकी मांगे जेन्युइन है। इनके पीछे का रीजन बताया जाता है कि फ्री बीज है। सरकार ने, एनडीए सरकार ने सरकार बनाने के लिए बिहार में जो फ्री बीज का इस्तेमाल किया उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। क्या लगता है कि ये चुनाव में किए हुए चीज़ों का अब असर दिखने लगा? चुनाव में जो कुछ भी किया गया वह अनैतिक था। यदि TN सेशन का समय होता तो शायद आपका चुनाव ही न हो। मैंने तो सुना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बंद कमरे में परिसीमन कर लिया। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं आलोक कुमार मेहता जी। सहकारिता मंत्री बिहार सरकार में रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा तब रही थी जब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रहे थे। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन कई बड़ी उपलब्धियां अपने विभाग में और अपने मंत्रालय में इन्होंने अर्जित किए थे। इस समय चूँकि बिहार में पिछले कई महीनों से लगातार राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं और उनकी 2 सूत्री मांगे हैं कि 5 फरवरी को जो तत्कालिक राजस्व और भूमि सुधार मंत्री थे विजय सिन्हा, उनके साथ जो हमारी बातचीत हुई थी कि 9 वर्षों की सेवा अवधि के बाद हमें राजस्व के आधार पर DCLR का पद दिया जाए और भूमि अर्जन पदाधिकारी का पद दिया जाए, लेकिन ये 2 मांगे अभी तक बिहार सरकार नहीं मानी है। और नई सरकार जब से गठन हुई है तो एक बार फिर से विपक्ष ही निशाने पर है। जाहिर है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, एक बार फिर से आप लोग उनके निशाने पर हैं। जैसा कि अभी मोदी सरकार में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो बिल था उसको गिरा दिया गया, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि ये महिला के विरोध में राजद है, कांग्रेस है, TMC है, DMK, तमाम पार्टियां महिला के विरोध में हैं। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि ये जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, क्या सच माने में आप लोग महिला विरोधी हैं? देखिए, इसके पहले जब महिला आरक्षण को लागू करने की बात थी, ये कोई नया इशू तो है नहीं। ये UPA 1 की सरकार में भी इसका पूरा प्रयास हुआ था कि महिला आरक्षण लागू हो। हम लोगों ने जब महिला आरक्षण कोटे के अंदर समाज के पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, आदिवासी महिलाओं की आरक्षण की बात जब की थी तो उस समय भी हमें महिला विरोधी करार दिया गया था और डिफरेंट फ्रंट पर बोल कर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम किया गया। इस बार संपूर्ण विपक्ष ने महिला संशोधन बिल का विरोध किया है। महिला बिल का तो बहुमत की वजह से पास हो गया 2023 में। वो तो कानून भी है, कानून है। हम लोग कभी महिला विरोधी नहीं रहे, न महिला आरक्षण के विरोधी रहे, लेकिन यह बात सही है कि हमें भी सोचने को ये बात मजबूर कर रहा है कि जो लोग सामान्य आरक्षण जैसे पिछड़ा, दलित, आदिवासी आरक्षण के विरुद्ध इतने प्रखर थे, BP मंडल आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध सड़क पर वायलेंटली उतर गए, वो लोग अचानक महिला आरक्षण के इतने समर्थक और इतने मतलब शुभचिंतक कैसे निकल गए, ये हमें दुविधा में डाल देता है। तो अंत में यह पता चलता है कि ये एक्चुअली जो फ्रंट डोर से नहीं आ सकते थे वो बैक डोर से आने का प्रयास महिला आरक्षण के माध्यम से करना चाह रहे थे, लेकिन खैर बहुमत आया, उन्होंने उसे पास करा लिया। अब इस बार का जो संशोधन बिल था वह पूरी तरह साजिश थी और ये डेमोक्रेसी को समाप्त करके सिर्फ एक पार्टी को किस तरह उसी डेमोक्रेसी में ज़बरदस्ती अपना स्थान बनाकर जैसे में रखा जाए। जैसे बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव में जो प्रयास चल रहा है, जो हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के चुनाव में जो किए गए, जो कृत्य किए गए, उसी श्रृंखला का यह हिस्सा था। इसलिए संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर इस बिल को गिरा रहा है और यदि गिरा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह महिला बिल नहीं था, महिला आरक्षण बिल नहीं था। यह महिला आरक्षण बिल में संशोधन करके महिलाओं को मतलब इस्तेमाल करके और सत्ता को किसी तरह महिला को ढाल बना के किसी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रभावित करके और सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व
मतलब जीत के मामले में हो, इस बात को सुनिश्चित करने का एक तरीका था, जो कि समय पर मैं समझता हूँ कि आज भी इंडियन डेमोक्रेसी में जो ये चीज़ हुआ, यह निरंकुशता की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोकने का एक उदाहरण है। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप जिस विभाग के मंत्री रहे बिहार सरकार में, राजस्व और भूमि सुधार, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि अभी फिलहाल राजस्व अधिकारी पिछले 3 महीने से 2 महीने से हड़ताल पर हैं। उसकी कुछ मांगे हैं, उस मांगों को अभी तक नहीं सुन पा रहे। विजय सिन्हा दुनिया भर की यात्राएं उन्होंने की है बिहार में और कई तरह से उन्होंने क्रेडिट भी लेने की कोशिश की, लेकिन जो हालत आज अंचलों की है, चाहे मोटेशन की हो जाए, दाखिल खारिज की हो जाए, प्रीमार्जन की हो जाए, लोगों की समस्याएं और बढ़ती चली जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं, चूँकि आप मंत्रालय में रहे हैं, मंत्री रहे हैं? देखिए, इरादों का फ़र्क है। मैं मंत्री था, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत एडवर्टाइज नहीं किया। यूँ समझिए कि किसी साजिश के तहत उन चीज़ों को उस समय लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन जितने भी सुधारात्मक कार्य थे, जैसे ऑटोमेशन का मामला है, तो हमने बहुत हद तक उन चीज़ों को अपनी जगह पर पहुंचा दिया था। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर था कि जो रेवेन्यू कैडर के लोग हैं, उनको ही प्रमोशन के माध्यम से रेवेन्यू के जितने पद हैं रेवेन्यू रिलेटेड, उसको भरे जाने चाहिए। लेकिन मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग थे, और मुझे लगता है कि आज भी मतलब सरकार का इंटेंशन ही नहीं है कि रेवेन्यू कैडर जो है वो एक्सपर्टीज़, रेवेन्यू कैडर में जो भी लोग हैं उनको वो एक्सपर्ट्स हैं, और आप एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को ला के वहाँ रख देते हैं, तो उनको रेवेन्यू की समझ नहीं है। और रेवेन्यू की समझ नहीं है तो फिर वो उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, काम बाधित होता है, मूल बातों को समझने में मतलब उनको दिक्कत भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आने के लिए बेचैन भी रहते हैं। तो बड़ी संख्या वैसे लोगों की है। मैं अपने समय में लगभग 101 सीईओ को DCLR पद के लिए प्रमोट किया था जाते जाते। तो वो जो DCLR पद पर प्रमोटेड हुए, उन सब लोगों को इधर उधर, किसी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी को मतलब जो मेन काम जो उनका एक्सपर्टीज़ है, सीईओ का एक्सपर्टीज़ रेवेन्यू में ही है ना, तो उसमें DCLR न बनाकर DCLR जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को ला दिया गया और उन लोगों को हटा दिया गया। तो ये उनकी मांगें जेन्युइन है। जब उस कैडर के हैं, जब उनका उसके एक्सपर्ट हैं, और इसमें अभी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कानून वाला विभाग है, ये टेक्निकल और कानून वाला विभाग है, तो ऐसे विभाग में किसी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों द्वारा, इसलिए आप देखे हुए हैं कि बहुत जगह डिस्पोजल रेट बहुत कम गया है। उनको जानकारी लेते लेते उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों को से बहुत जगह चार्ज में दिए हुए हैं लोग, फुर्सत नहीं होती है, और आप कहते हैं कि डिस्पोजल जल्दी होना चाहिए। चूँकि अभी ये बातें कही जा रही कि राज्य सरकार का खजाना एकदम खाली हो गया। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग है, कई सड़क विभाग हैं जिसमें 15,000 से 20,000 करोड़ का बकाया है। कई ठेकेदारों ने फ़ोन करके कहा कि हालत इतनी गंभीर हो गई कि आवंटन ही नहीं हो पा रहा है। ये जो हालत है, जो विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो रहा है धीरे धीरे, इनके पीछे का रीज़न बताया जाता है कि फ्री बीज है। सरकार ने, NDA सरकार ने सरकार बनाने के लिए बिहार में जो फ्री बीज का इस्तेमाल किया, उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। क्या लगता है कि ये चुनाव में किए हुए चीज़ों का अब असर दिखने लगा है? चुनाव में जो कुछ भी किया गया वह अनैतिक था, देश हित और राज्य हित के विरुद्ध था। यही जो मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी, वही तो वित्त मंत्री थे उस समय, और मुख्यमंत्री जो थे नीतीश जी थे। तमाम तरह के सुशासन का दावा जो चल रहा है वो बेमानी है। सुशासन मतलब सिर्फ आपका कोई भी पक्ष सुशासन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की वही स्थिति है। वित्तीय हालात इतने बिगड़ गए कि एक साल से ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब नए प्रोजेक्ट्स में ठेकेदार बिड करने से भाग रहे हैं, तो डेवलपमेंट का काम तो रुक गया। आपने जो कुछ किया, यदि TN सेशन का समय होता तो शायद आपका चुनाव ही न होता, फिर से मैंने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता। इलेक्शन के 3 महीना पहले TN सेशन ने 3 महीना पहले घोषित जो योजना है, उसके बाद की किसी भी घोषित योजना को इलेक्शन के समय एग्जीक्यूट करने से मना किया था। और इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर के बदलने से क्या कानून बदल जाएंगे? नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हुई, अनैतिक हुई,
और गैर प्रजातांत्रिक, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम उठाए गए और उसके माध्यम से चुनाव जीता गया। मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूं। और आज जो बदहाल है बिहार आर्थिक मुद्दे पर, और हर विभाग का मतलब कटोरा, मतलब ये कटोरा लेके खड़ा है कि कहीं से पैसा आ जाए, तो ये इसके जिम्मेवार खुद सम्राट चौधरी जी और जो मुख्यमंत्री जी थे। तो मैं समझता हूँ कि यह एक तरह का मैनिपुलेशन था और इसी तरह के मैनिपुलेशंस के माध्यम से सरकार फिर रिपीट करना चाहती है अगली बार, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। इसलिए इस तरह के बिल लाती है, महिला संशोधन बिल। परिसीमन के मामले में जो बिल आ रहे हैं उसमें किसी भी विपक्षी पार्टी के लोगों से कंसल्टेशन नहीं है। अब बाद में आप क्या बनाएंगे? मैंने तो सुना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बंद कमरे में परिसीमन कर लिया। अच्छा, और उसी को प्रस्तावित करने जा रहे हैं। ऐसी भी बातें आ रही हैं। इसलिए सबको इस मामले में कॉन्शियस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सिटीजन टाइम्स के दर्शकों को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आलोक कुमार मेहता को सुना, जो भागलपुर के दौरे पर आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि आरक्षण जो संशोधन बिल है महिलाओं का, खास तौर से वो किस तरह से और कैसे लाया जा रहा है और क्या मकसद है, ये सबको पता है। जाहिर है कि सरकार करना कुछ और चाहती है, मकसद उसका कुछ और ही है। इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।